पुरानी दुनिया के एक हिस्से में एक निहायत हुसैन और खुशहाल मुल्क आबाद था जिसका नाम नूर आबाद था। ये मुल्क अपनी जरखेज़ी, सरसब्ज़ व शादाब खेतों, शानदार बागात और ऊंचे ऊंचे महल्लात के लिए मशहूर था। दूर दराज इलाकों से काफिले यहाँ आते, बाजारों में रश लगा रहता और लोग नूर आबाद के बादशाह की हिकमत व तदबीर की तारीफ करते न थकते। इस मुल्क का हुक्मरान बादशाह सुलेमान खान था। सुलेमान खान का शुमार अपने दौर के ताकतवर तरीन बादशाहों में होता था। इसके पास अजीम फौज, सोने चांदी के खजाने, बेशुमार गुलाम और नौकर चाकर थे। लेकिन अपनी तमाम शान व शौकत के बावजूद बादशाह के दिल में एक तन्हाई छपी रहती थी। बादशाह के कई बेटे बेटियां थे, लेकिन मसरूफियात और सल्तनत की सियासत ने इसे कभी सुकून न दिया। वो अक्सर शाम के वक्त महल की बालकोनी में बैठा अकेला सोचों में गुम रहता। इस वक्त इसका सबसे बड़ा सहारा एक नायाब और अक्लमंद तोता था, जिसे वो पूरे दरबार में अपनी सबसे कीमती चीज समझता था। तोते की आमद। कहा जाता है कि बरसों पहले एक ताजिर हिंदुस्तान से नूर आबाद आया था। वो अपने साथ कई कीमती तोहफे लाया, लेकिन इन सब में सबसे अजीब तोहफा एक बोलने वाला तोता था। ये तोता सब्ज रंग का था, इसकी चोंच सुर्ख और आंखों में एक खास चमक थी। जब इसने पहली बार बादशाह के सामने बात की तो पूरा दरबार हैरान रह गया। तोता न सिर्फ इंसानी ज़बान में बोल सकता था, बल्कि अपनी बातों में हिकमत और दानाई भी रखता था। बादशाह ने इसे फौरन अपने पास रख लिया और उसके लिए महल में एक सुनहरी पिंजरा बनवाया, जिसमें कीमती मोती और नगीने जुड़े हुए थे। पिंजरा अगरचे कैद खाना था, लेकिन अंदर हर आसाइश मौजूद थी। बेहतरीन दाने, मीठे फल और ताज़ा पानी हमेशा वहां रखा जाता। बादशाह और तोते की दोस्ती। वक्त गुजरता गया और तोता बादशाह का सबसे करीबी साथी बन गया। जब बादशाह खुश होता तो तोता उसकी खुशी में नगमे गाता, और जब बादशाह गमगीन होता तो तोता हिकमत भरी बातें करके इसका दिल बहलाता। अक्सर बादशाह कहता, ए मेरे अजीज तोते, तो सिर्फ एक परिंदा नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। तोता जवाब देता, ए सुलेमान खान, दोस्त वही है जो खुशी और गम दोनों में साथ दे। लेकिन याद रख, असल दौलत तेरे खजाने नहीं बल्कि तेरे अवाम है। अगर अवाम खुशहाल हैं तो बादशाह भी सुकून से रहता है। ये अल्फाज बादशाह के दिल को छूते, मगर अक्सर वो उन्हें हंसी में उड़ा देता। वो समझता कि तोता सिर्फ दिल बहलाने के लिए बातें करता है। गरीब अवाम की हालत। हालांकि नूर आबाद एक दौलतमंद सल्तनत थी, लेकिन इसके गिल्ली कूचों में गुर्बत की झलक भी नुमायां थी। महल के बाहर कई किसान और मजदूर दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनके घरों में भूख बसेरा करती। शहर के एक कोने में बस्ती थी जहां लोग फटे पुराने कपड़ों में जिंदगी गुजारते। वो लोग अक्सर बादशाह के महल की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते और कहते, हमारा बादशाह तो बड़ा मेहरबान है, लेकिन शायद हमारी फरियाद इसके कानों तक नहीं पहुंचती। तोता जब कभी खिड़की से बाहर झांकता तो ये मनाजिर देखकर अफसुर्दा हो जाता। एक दिन इसने बादशाह से कहा, ई बादशाह, तेरा खजाना तो सोने से भरा है, मगर तेरे रियाया के बच्चे भूखे सोते हैं। अगर तो चाहे तो मुल्क नूर आबाद दुनिया का सबसे इंसाफ पसंद मुल्क बन सकता है। बादशाह ने ये सुना
कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, इतूता, ये दुनिया की रस्म है, कोई गरीब होता है तो कोई अमीर, मैं सबको खुश नहीं कर सकता। तोते ने अफसोस से कहा, हुक्मरान का काम यही है कि सबको इंसाफ दे, वरना इक्तिदार सिर्फ बोझ है। दरबारियों का हसद। बादशाह की तोते से मोहब्बत देखकर कई दरबारी और वजीर जलते थे। वो सोचते थे कि एक आम सा परिंदा बादशाह के करीब तरीन है, जबकि वो बरसों से दरबार की खिदमत में हैं, फिर भी उनकी कोई खास अहमियत नहीं। उनमें सबसे ज्यादा हसद करने वाला शख्स वजीर कमाल अल-दीन था। वो बज़ाहिर बादशाह का वफादार लगता, लेकिन दिल ही दिल में वो चाहता था कि बादशाह सिर्फ इसी पर भरोसा करे। हर रोज जब बादशाह तोते से मशवरा करता तो कमाल अल-दीन के दिल में आग लग जाती। बादशाह का गुरूर और तोते की नसीहत। एक दिन बादशाह अपने तख्त पर बैठा अपनी फौज, खजाने और महल्लात की तारीफ करने लगा। इसने कहा, दुनिया में मुझ जैसा कोई बादशाह नहीं, मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तोता पास बैठा था, इसने फौरन कहा, बादशाह, गुरूर इंसान को बर्बाद कर देता है, दौलत और ताकत हमेशा साथ नहीं रहती। जो लोग गुरूर करते हैं वो तारीख में इबरत का निशान बन जाते हैं। सिन्र बैदिशा बर्रमवा लन रनिसर बौलन। इतूता तो हमेशा मुझे डराता है, लेकिन मैं जानता हूं कि तो मेरे भले के लिए बात करता है। हिस्सा 1 का इख्तिताम। यूं बादशाह और तोते की दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन महल के अंधेरों में एक साजिश जन्म ले रही थी। वजीर कमाल अल-दीन ने फैसला कर लिया था कि वो किसी न किसी तरह इस तोते को बादशाह से दूर करेगा, क्योंकि जब तक तोता मौजूद है, बादशाह किसी और की बात को अहमियत नहीं देगा। ये कहानी का वो मोड़ था जहां से एक नई आजमाइश शुरू होने वाली थी। महल की ऊंची दीवारों के पीछे, जहां रोशनी कम पहुंचती थी, वहां साजिश के बीज उगने लगे थे। दरबार के सबसे पुराने और ताकतवर वजीर कमाल अल-दीन बादशाह और तोते की दोस्ती से सख्त परेशान थे। कमाल अल-दीन जानता था कि बादशाह का एतमाद हासिल करने के लिए बरसों मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब एक छोटा सा परिंदा चंद मीठी बातें करके बादशाह का दिल जीत चुका था। जब भी किसी बड़े फैसले की घड़ी आती, बादशाह सबसे पहले तोते की राय लेता। ये चीज कमाल अल-दीन को बर्दाश्त न होती। वजीर का दिल जलने लगा। अक्सर दरबार में जब बादशाह किसी मामले पर सोचता तो तोता अपनी चूंच से हिकमत भरी बातें करता और बादशाह फौरन इसकी तायीद कर देता। वजीर दिल ही दिल में कुढ़ता और सोचता, ये कैसे मुमकिन है कि बरसों का तजर्बा रखने वाले हम वजीरों को नजरअंदाज कर दिया जाए और एक तोते की राय पर मुक्के फैसले हों। दरबार के कुछ दूसरे दरबारी भी वजीर के हमनवा बन गए। वो दबे दबे लफ्जों में वजीर से कहते, जनाबी वज़ीर, आप जैसा अक्लमंद इंसान एक तोते के पीछे दब गया है। अगर आप कुछ न करें तो कल को ये परिंदा बादशाह के बाद असल हाकिम माना जाएगा। ये सुनकर वजीर की आंखों में मजीद हसद की आग भड़कने लगती। लेल वजीर ने एक दिन मौका देखा जब बादशाह अपने बाग में तोते के साथ बैठा हुआ था। वजीर ने अदब से सलाम किया और बोला, जैनी जुएन, मैं एक अर्जी पेश करना चाहता हूँ। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो कमाल अल-दीन, क्या बात है। वज़ीर बौलन, हुदूर, ये जो आपका तोता है यकीनन एक नायाब और कीमती परिंदा है, लेकिन क्या ये दानिशमंदी का दावा सच है आमहज इत्तेफाक। बेदिशऊन, तुम्हारा मतलब क्या है। वज़ीर बौलन, हुदूर, आपका दरबार
आपकी फौज और आपका खजाना सब अक्लमंद इंसानों की बदौलत है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये तोता वाकई अक्लमंद है तो इसका इम्तिहान लीजिए। बादशाह ने दिलचस्पी से पूछा, इम्तिहान? स इम्तिहान? वज़ीर मिस्र बौलन, हुजूर, इसे जंगल में आज़ाद कीजिए। अगर ये वाकई अक्लमंद है तो खुद वापस आ जाएगा, वरना ये महज एक आम परिंदा है जो पिंजरे में खुशकिस्मत बन बैठा है। तोते की हिम्मत। सिरूरा दिरबर खामोश हुआ। सबकी नजरें बादशाह पर थीं। तोता भी गहरी नजर से बादशाह को देख रहा था। लमहौ बिअतूता बौलन, ए मेरे बादशाह, अगर मेरा इम्तिहान लेना चाहते हो तो मुझे आज़ाद कर दो। मैं वादा करता हूं कि सच और झूठ का पर्दा खुद खिल जाएगा। ये सुनकर बादशाह का दिल तड़प उठा। वो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता था, लेकिन वजीर के दबाव और दरबारियों की सरगोशियों ने इसे मजबूर कर दिया। अगले दिन पूरे दरबार में इस मौजू पर बहस हुई। कुछ दरबारी कहते, वजीर की बात दुरुस्त है, इम्तिहान लेना चाहिए। कुछ दरबारी बोले, नहीं हुजूर, ये तोता आपका खास साथी है, इसे आज़ाद करना खतरा है। कहीं वापस ना आया तो आपको दुख होगा। बादशाह खामोश बैठा सबकी बातें सुनता रहा। आखिरकार इसने फैसला सुनाया, मैं अपने तोते को आज़ाद करूंगा, क्योंकि दोस्त वही है जो इम्तिहान में सच्चा निकले। अगर ये वापस ना आया तो ये मुक़द्दर का फैसला होगा। ये सुनकर वजीर के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। इसे यकीन था कि एक बार तोता गया तो कभी वापस ना आएगा। तोते की रिहाई। शाम के वक्त बादशाह ने अपने कीमती सुनहरी पिंजरे के दरवाजे को खोला। दरबार के सब लोग हैरत से देख रहे थे। बादशाह की आंखों में आंसू थे। वो बोला, ए मेरे तोते, अगर तो मेरा सच्चा दोस्त है तो जरूर वापस आना, वरना जान ले कि मेरा दिल हमेशा उदास रहेगा। तोता ने मोहब्बत भरी आवाज में कहा, ए बादशाह, फिक्र ना करो, मैं लूट आऊंगा, लेकिन इस बार मैं वो सबक भी लाऊंगा जो तुम्हें अवाम और सल्तनत के बारे में जानना चाहिए। ये कहकर तोता आसमान की वुसअतों में परवाज कर गया। बादशाह की आंखें इसके पीछे लगी रहे, यहाँ तक कि वो नीले आसमान में एक नुक्ते की तरह छोटा हो गया और फिर नजरों से ओझल हो गया। तोते के उड़ते ही वजीर कमाल अल-दीन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो अपने आप से बोला, अब बादशाह मेरे बगैर किससे मशवरा करेगा? अब मैं ही दरबार का सबसे अहम शख्स बनूंगा। दूसरे दरबारी भी वजीर के साथ हंसने लगे, लेकिन बादशाह का दिल खाली हो गया। वो महल की खिड़की पर खड़ा हर रोज आसमान की तरफ देखता कि शायद कहीं इसका तोता वापस आ जाए। बादशाह की उदासी। दिन गुजरते गए। बादशाह का दिल रोज बारोज उदास होता गया। अब इसे अपने महल की शान और शौकत अच्छी ना लगती। ना कीमती खाने इसे खुश करते, ना काफिलों की खबरें। वो अक्सर सोचता, शायद वजीर ठीक कहता था, मेरा तोता सिर्फ एक आम परिंदा था, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक उम्मीद बाकी थी, वो उम्मीद के इसका दोस्त जरूर लूटेगा। यूं तोता आजाद हुआ और महल में उदासी फैल गई। वजीर अपनी साजिश पर खुश था, लेकिन कहानी का असल मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि जंगल में तोते के लिए एक नई दुनिया खिलने वाली थी, जहां वो अवाम की हालत देखेगा, उनकी मुश्किलात समझेगा और वो सबक सीखेगा जो बादशाह को बदल देगा। महल के दरवाजे से परे आसमान की नीलाहट में आज़ाद परवाज करते हुए तोते ने पहली बार हकीकी आज़ादी का जायका चखा। पिंजरे की कैद से निकलकर जब हुआ इसके परों को छूने लगी तो वो खुशी से बोल उठा,
आज़ादी ही असल जिंदगी है। वो ऊंचे पहाड़ों, सरसब्ज वादियों और दरिया के किनारों पर परवाज करता रहा। पहली बार इसने दुनिया को करीब से देखा। ना वो मोती जड़ा पिंजरा था, ना महल के साजो सामान, सिर्फ कुदरत और इसके अनगिनत रंग। जंगल की वसतें। तोता एक घने जंगल में उतरा। यहाँ ऊंचे दरख्त आसमान से बातें करते थे, झरनों का पानी मौसीकी बजाता था और परिंदे खुशी से गाते थे। जंगल के जानवर तोते को हैरत से देखने लगे। एक हिरन ने पूछा, "ए सब्ज़ रिंद, तुम कहाँ से आए हो?" तोते ने जवाब दिया, "मैं नूर आबाद के बादशाह का दोस्त हूँ। मुझे आज़ाद किया गया है ताकि मैं अपनी दानिश का इम्तिहान दे सकूं।" जंगल के जानवर हंसने लगे और बोले, "हम आज़ाद हैं, हमें किसी इम्तिहान की ज़रूरत नहीं। असल दानिश यही है कि आज़ादी की कदर जानी जाए।" ये सुनकर तोते ने सोचा कि वाकई वो जो महल में कैद था, इसे आज़ादी की कीमत कभी समझ न आई। गरीब लोगों से मुलाकात। तोता अपनी परवाज़ जारी रखते हुए एक गांव में पहुंचा। ये गांव नूर आबाद के एक कोने में आबाद था। वहाँ के लोग खेतों में दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनके चेहरों पर थकन और आंखों में उदासी थी। तोते ने देखा कि एक किसान का बच्चा भूखा बैठा है और रोटी का एक टुकड़ा माँ के हाथ से छीन कर खा रहा है। माँ के पास देने को कुछ और नहीं था। तोता قريب جار بولا إسان تماتني محنترت ورببيو। किसान ने अफसुर्दा लहजे में कहा, "ए रिंद, हम दिन रात खेतों में काम करते हैं, लेकिन महसूल इतना ज्यादा है कि आधी फसल महल में चली जाती है। हमारे पास अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं बचता।" ये सुनकर तोते के दिल पर चोट लगी। इसे बादशाह की वो बात याद आई। ये दुनिया की रस्म है, कोई गरीब होता है तो कोई अमीर। तोते ने सोचा, ये रस्म नहीं, ये नाइंसाफी है। हुक्मरान अगर चाहे तो अपने अवाम को खुशहाल बना सकता है। तोते का अज़्म। गांव की गुर्बत और भूख देखकर तोते ने फैसला किया कि वो खाली हाथ बादशाह के पास वापस नहीं जाएगा। इसे ऐसा सबक लेकर जाना होगा जो बादशाह को बदल दे। इसी सोच के साथ तोता मजीद परवाज करता रहा, यहाँ तक कि एक दूर दराज पहाड़ी जंगल में पहुंच गया। وإن إبدرخت يتجسر سنر اللوات إن لو خوشبو دور دور تلاتت نبلي। जंगल के परिंदों ने तोते को बताया कि ये दरख्त आम नहीं, ये सिर्फ उन लोगों को फल देता है जो नेक नियत से आते हैं। इशरु आई अलिन्नाम लो। तोता दरख्त के करीब गया और आजिज़ी से कहा, "ए कुदरत के खजाने, मैं अपने बादशाह के लिए सबक लाना चाहता हूँ ताकि वो अपनी रियाया का हाल समझ सके। मुझे अमानत दो।" कुछ लम्हों के बाद दरख्त ने अपनी शाख हिलाई और एक सुनहरी फल तोते के कदमों में गिर गया। तोते ने शुक्र अदा किया और वो फल चूंच में पकड़कर परवाज भरने लगा। वापसी का सफर। अब तोता महल की तरफ लूट रहा था। रास्ते में वो सोचता रहा कि बादशाह को ये फल देकर इसे बताएगा कि अवाम की हालत इस फल की तरह है, कीमती मगर नजरअंदाज। अगर उनकी देखभाल की जाए तो मुख सुनहरी बन सकता है, वरना गुर्बत सब कुछ खा जाएगी। कई दिनों की परवास के बाद आखिरकार नूर आबाद के महल के गुंबद दिखाई देने लगे। तोता खुशी से बोला, "इमरा बादशाह, तेरा दोस्त वापस आ गया है।" महल में हैरत। बादशाह कई दिनों से गमगीन था। वो रोज शाम को खिड़की पर बैठकर आसमान देखता और कहता, "अशमिरा तोता वस आजा।" अचानक एक दिन महल के दरवाजे पर शोर हुआ। सिपाहियों ने देखा कि आसमान से वही सब्ज़ तोता वापस आ रहा है,
اور اس کی چونچ میں ایک سنہری پھل ہے۔ پورے دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے طوطے کو اپنے ہاتھ پر بٹھایا اور کہا، امرا عزیز دوست، تم وسألف مدن، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور لوٹو گے۔ طوطا بولن، بادشاہ سلامت، میں صرف خالی پنکھ نہیں لایا بلکہ ایک سبق اور یہ نایاب پھل بھی لایا ہوں۔ وزیر کی رسوائی۔ وزیر کمال الدین، جو سب سمجھ رہا تھا کہ طوطا کبھی واپس نہیں آئے گا، اب شرمندہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگے۔ دربار کے سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ یہ وہی وزیر تھا جس نے طوطے کو آزاد کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ آج طوطا واپس آ گیا اور اپنی سچائی ثابت کر دی۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف غصے سے دیکھا لیکن کچھ نہ کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے طوطے کی بات سنے۔ یوں طوطا امتحان میں سرخرو ہوا۔ وہ صرف واپس نہیں آیا بلکہ ایک سبق اور قیمتی نشانی بھی لایا۔ اب کہانی اپنے آخری موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں بادشاہ کو یہ سمجھنا تھا کہ اصل طاقت خزانے اور فوج میں نہیں بلکہ عوام کے دل جیتنے میں ہے۔ محل کے بڑے ہال میں وہ دن بہت خاص تھا۔ دربار کے سب بڑے وزیر، سپہ سالار اور امیر جمع تھے۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ پر اس کا محبوب طوطا۔ طوطا چونچ میں وہ نایاب سنہری پھل لیے کھڑا تھا جس کی خوشبو پورے حال میں پھیل رہی تھی۔ بادشاہ نے طوطے سے کہا، امرا دوست، مجھے بتاؤ یہ پھل کیا راز رکھتا ہے اور تم نے کیا دیکھا؟ تمہارے بغیر میں اداس رہا لیکن اب تمہاری زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ طوطے کی بات۔ طوطے نے اپنی چونچ سے پھل بادشاہ کے قدموں میں رکھا اور بولا، سلیمان خان، یہ پھل قدرت کا خزانہ ہے۔ یہ صرف ان کو ملتا ہے جو نیک نیت ہو اور دوسروں کے لیے خیر کی چاہت رکھتے ہوں۔ میں جنگل میں گیا، آزاد ہوا، پرندوں اور جانوروں کو دیکھا۔ وہاں کوئی وزیر نہ تھا، کوئی فوج نہ تھی، لیکن سب اپنی آزادی میں خوش تھے۔ پھر میں نے تیرے ملک کے غریب کسانوں کو دیکھا۔ ودن رت محنترت مرئن ببیوسوت، ان کی بیویاں آنسو بہاتی ہیں اور وہ محل کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اے بادشاہ، یہ سنہری پھل تیرے ملک کے عوام کی مثال ہے۔ اگر تو ان کی دیکھ بھال کرے تو یہ پھل کی طرح تیری سلطنت کو خوشبو سے بھر دیں گے، لیکن اگر تو نے انہیں بھوکا رکھا تو یہ خزانے زنگ آلود ہو جائیں گے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ طوطے کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ بادشاہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، امرا دوست، میں نے ہمیشہ سمجھا کہ طاقت میرے خزانے اور فوج میں ہے، لیکن آج جان گیا کہ اصل طاقت عوام کی خوشی میں ہے۔ اگر وہ بھوکے ہیں تو میں امیر ہو کر بھی غریب ہوں۔ یہ کہتے ہی بادشاہ نے وزیر کمال الدین کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وزیر کی سزا۔ بادشاہ نے بلند آواز میں حکم دیا، میل الدین، تو نے میرے دل میں شک ڈالنے کی کوشش کی، تو چاہتا تھا کہ میرا ساتھی مجھ سے جدا ہو جائے۔ آج سے تو اس سلطنت کا وزیر نہیں رہے گا۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر وزیر کو دربار سے نکال دیا۔ لو سروشرل، اب انصاف کا وقت آ گیا ہے۔ عوام کے لیے فیصلے۔ بادشاہ نے اپنی تلوار زمین پر رکھ کر کہا، میں آج عہد کرتا ہوں کہ اب سے میری سلطنت کے خزانے صرف محل کی زینت نہیں ہوں گے بلکہ عوام کی بھلائی کے لیے استعمال ہوں گے۔ سنور لنا والبر محصول جاء، مزدوروں کے لیے کھانے اور لباس کا بندوبست کیا جائے گا، اور ہر بستی میں کنویں کھدوائے جائیں گے
ताकि कोई प्यासा ना रहे। ये ऐलान सुनते ही दरबार खुशी के नारों से गूंज उठा। सिपाही, दरबारी और हता के खादिम भी तालियां बजाने लगे। अवाम की खुशी। चंद ही हफ्तों में नूर आबाद का नक्शा बदलने लगा। खेतों में काम करने वाले किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उनके घरों में खाने के बर्तन भरने लगे। बच्चे भूखे सोने के बजाय खेलने लगे। मजदूरों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलने लगा। गरीब लोग बादशाह के लिए दुआएं करने लगे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, हमने ऐसे बादशाह को पहली बार देखा है जो हमारी भूख को अपनी भूख समझता है। तोते की नसीहत। एक शाम बादशाह और तोता महल की बालकोनी में बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। बादशाह ने कहा, ए तोता, तो मेरा सबसे कीमती खजाना है। अगर तो ना होता तो शायद मैं कभी ना समझ पाता कि अवाम की खुशी ही असल हुक्मरानी है। तोता मुसरन रबौलन। ए बच्चा, याद रख, मोहब्बत पिंजरे में कैद करने से नहीं होती, बल्कि दिलों को जोड़ने से होती है। अवाम के दिल जीत लो, वो हमेशा तेरे साथ रहेंगे। बादशाह ने सर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक अवाम की खिदमत करूंगा। कहानी का अंजाम। यूं नूर आबाद खुशहाली की मिसाल बन गया। दूसरे मुल्कों के सफ़ीर जब नूर आबाद आते तो हैरान रह जाते कि ये वही सल्तनत है जहां कभी अवाम भूखे थे। अब हर तरफ खुशी और सुकून है। बादशाह सुलेमान खान को तारीख ने याद रखा, लेकिन सब जानते थे कि इसकी कामयाबी के पीछे एक छोटे से तोते की दानिशमंद बातें थीं। तोता पिंजरे के बावजूद आज़ाद था, क्योंकि इसने बादशाह के दिल को बदल दिया। और यही असल आज़ादी थी, दूसरों के लिए भलाई का सबक देना। अखलाक़ी सबक। हुक्मरान की असल ताकत खजाने में नहीं, बल्कि अवाम की खुशी में है। गुरूर और हसद इंसान को बर्बाद कर देता है। सच्ची दोस्ती वही है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। मोहब्बत कभी जबरदस्ती नहीं होती, बल्कि दिलों को जोड़ने से होती है।